Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to a new channel in fact. Let me tell you some things about Scholars. So Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the law entrance examination, legal entrance examinations happening in our country. Okay. What Scholars has done is that we are starting a legal reasoning series to basically brush up those legal reasoning skills that you might lack during your CLAD preparation. These will be some short 6 to 8 minutes, maximum 10-minute long videos, and we'll quickly brush up those very basic things which you might miss out while doing your preparation for any legal entrance examinations happening in the country. Okay, so we have brought this legal reasoning series for you. Okay, so for my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar, and I have been mentoring and teaching a lot of students for the past 1 year or so now. So without any further delay, let's get started with the legal reasoning series that the Scholars have brought for you. Okay. तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 से लेके 4 तक ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, आई बटन में लिंक है, उसको देख लेना। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट 5 में हम कवर करेंगे दो चीज़ें। तो फर्स्ट इज़ द टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और सेकेंड इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों ही आपने सुने होंगे। आई एम श्योर कि वाइकेरियस लाइबिलिटी तो सबने सुना होगा, मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वो वाइकेरियस लाइबिलिटी में आता है। उसके अलावा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस सुना होगा। ठीक है, वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आता था। ठीक है, तो इन दोनों में एकदम छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है जो हमें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारे मार्क्स लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है इट इम्प्लाइज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये ज़रा वर्ड ध्यान रख लो और दिमाग में बिठा लो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमेशा पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। ठीक है, वेयर एज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है वो हजार्डस एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और ये जनरली एंटरप्राइज की होती है। ठीक है, एंटरप्राइज जो होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि इतने हजार्डस सब्सटेंसेस में डील करते हैं कि अगर वो एस्केप नहीं भी करे और अंदर ही अंदर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो भाई उन पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम लगा सकते हैं, और इवन इफ अगर ओनर की गलती ना हो तब भी वो लायबल ठहराएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमेशा पर्सन पे लगाई जाती है, इम्प्लाइज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर कॉम्पनसेटिंग द इंजर्ड और अग्रीव्ड इवन व्हेन ही और शी वाज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है, उसके अलावा एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम इनहेरेंटली हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कीपिंग डेंजरस एनिमल्स और यूजिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब कल को मैं घर पे अपने टाइगर ला के रख लूँ पालने के लिए, ठीक है, और वो केज से एक्सकेप करके मेरे पड़ोसी को मार दे। ठीक है, तो मेरे पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, ये तो बात हो ही गई हमारी टॉक्स अबाउट पर्सन, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो टॉक्स अबाउट एन एंटरप्राइज। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एस्केप जो है वो नेसेसरी है, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप नेसेसरी नहीं है। जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, उसका अगर एस्केप ना भी हो तब भी अगर कोई डैमेज हो उनसे तो भी आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगा सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन मतलब डिफेंसेस। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस होते हैं बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, तो अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों लायबिलिटीज को हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है वो इवॉल्व हुआ था इन द ईयर 1868 विद द केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ समवन कीप्स और ब्रिंग्स हजार्डस सब्सटेंसेस ऑन हिज प्रेमिसेस देन ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ द सब्सटेंसेस एस्केप द प्रेमिसेस एंड इट हार्म्स अनदर पर्सन। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ के हमें 3 एसेंशियल्स पता लगे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। ठीक है, सबसे पहला है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ये जो यहाँ इमेज बनी है इसमें से देख लो। ठीक है, सबसे पहला है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, सेकंड इज डेंजरस सब्सटेंस, एंड थर्ड इज एस्केप। ठीक है, उस डेंजरस सब्सटेंस का एस्केप होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एस्केप नेसेसरी होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, ऑल्दो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में द एस्केप ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है,
आप सेकेंड लाइन पे आ जाओ, ऑल्दो देयर इज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, ही हैज नो इंटेंशन टू हार्म अनदर पर्सन, दिस मीन्स दैट द प्राइमा फेसाई लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन हु कीप्स द हैजार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, जिसके घर में हजार्डस सब्सटेंसेस रखे हैं उसकी ही प्राइमा फेसाई लायबिलिटी देखी जाती है। प्राइमा फेसाई मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, जो मतलब खाली खाली देखने से क्या मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है, उसके हिसाब से हमेशा जो प्रेमिसेस का ओनर होता है उसकी ही लाइबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, बाकी ये तो हमारी बात हो ही गई। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड ये फर्स्ट है, डेंजरस सब्सटेंस सेकंड है और एस्केप थर्ड एसेंशियल है। ठीक है, आगे चलते भाई, अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। तो सबसे पहला है प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। तो इसका तो मतलब एकदम क्लियर है कि जो प्लेंटिफ है उसकी ही थोड़ी बहुत गलती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एस्केप होने में। तो ऐसे में अगर प्लेंटिफ आके तुम पे केस करता है, डिफेंडेंट पे केस करता है डैमेज का, तो वो एक्सेप्शन ले सकता है डिफेंडेंट कि भाई इसमें प्लेंटिफ की खुद गलती थी। ठीक है, सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड, कि भाई कुछ ऐसा एक्ट हुआ, जैसे मान लो अर्थक्वेक आया या सुनामी आई या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसपे ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं होता, जिसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे में जो तुम्हारे प्रेमिसेस पे सब्सटेंसेस थे वो एस्केप कर गए, तो तुम एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकते हो। ठीक है, थर्ड इज म्यूचुअल बेनिफिट। तो म्यूचुअल बेनिफिट क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है उसने एक्सप्रेसली, इधर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली तुम्हें कंसेंट दे रखी है उस डेंजरस सब्सटेंस को कंज्यूम करने में। ठीक है, तो ऐसे में तुम म्यूचुअल बेनिफिट का डिफेंस ले सकते हो कि यस, मुझे प्लेंटिफ की ऑलरेडी कंसेंट मिल रखी थी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को घर में रखने से, और अगर ये एस्केप कर गया तो मैं ये पर्टिकुलर डिफेंस ले रहा हूँ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फोर्थ इज एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी ने आके कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे जो सब्सटेंस था वो एस्केप कर जाए। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी चीज़ जो है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर में वो ये है कि मान लो ए और बी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो सी है। तो सी जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें ना तो डिफेंडेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना प्लेंटिफ की। ठीक है, तो उसके अंडर कोई काम नहीं करना चाहिए। सी जो पर्सन है वो ऑल इन ऑल कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका ए और बी दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर तुम लगा सकते हो। और लास्ट इज स्टैट्यूटरी एक्ट। तो स्टैट्यूटरी एक्ट तो वही हो गया कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टैट्यूट पास किया है जिसके अंडर तुमने अगर तुमसे अगर कोई ये सब्सटेंस एस्केप हुआ है तो तुम ये पर्टिकुलर डिफेंस या एक्सेप्शन ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो जब कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज इंडल्ज होता है इन कैरिंग आउट एन इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी एंड इफ एनी डैमेज इज कॉज टू एनी पार्टी ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ दैट एक्टिविटी, तो ऐसे में हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे केस में जो डिफेंडेंट्स होते हैं जो कि कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कोई रिकोर्स, कोई डिफेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं ले सकते एंड दे विल बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो डिफेंसेस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंसेस होते हैं बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में देयर आर नो डिफेंसेस। ठीक है, सो दे हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू द अग्रीड पार्टी। ठीक है, इसके अलावा जो एसेंस है लॉ का वो ऐसा है टू मेक सच इंडस्ट्रीज सप्लाई ऑल द नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड फॉलो ऑल द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम एनी मिसहैप। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट लाने का पूरा ऑब्जेक्टिव जो लॉ मेकर्स का था वो ये था कि भाई अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इतने हार्मफुल सब्सटेंसेस के अराउंड काम करते हो और भगवान न करे कभी कोई मिसहैप हो गई, तो ऐसे में लायबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, तो वो लायबिलिटी को डिफाइन करता है ये पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन प्रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये डॉक्ट्रिन बनी थी दो केसेस के बाद। सबसे पहला वॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, और द सेकंड वॉज ओलियम गैस लीक केस। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, 3 दिसंबर को शायद। ठीक है, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक गैस होती थी वो रिलीज हो गई थी इन द एयर ऑफ भोपाल। ठीक है, यूनियन कार्बाइड प्लांट एक फैक्ट्री थी, ठीक है, जो ये गैस प्रोड्यूस करती थी और वो बाई चांस रिलीज हो गई थी एयर में। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी और आगे जाके उनकी जनरेशन्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है,
इसके अलावा ओलियम गैस लीकेज का जो केस था वो एक यूनिट से आया था ऑफ श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट डैमेज था। तो इन दोनों केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी की डॉक्ट्रीन लाई इंडिया में, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इन फियर दैट द इंडस्ट्रीज दैट डील विद hazardous substances would be free from the liability for damages that took place due to the leakage of deadly gases because of the exceptions under strict liability, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो एक्सेप्शंस थे वो इसमें ना लगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन बनाई थी, ठीक है। एंड दिस गेव बर्थ टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के। तो प्रिंसिपल्स का मतलब एसेंशियल्स क्या क्या हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंटरप्राइज होना चाहिए, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हजार्डस एक्टिविटी होनी चाहिए कोई, ठीक है। और उसके अलावा एस्केप जो है वो नेसेसरी नहीं है इस केस में। तो ऑल इन ऑल सिर्फ दो एसेंशियल्स हैं अगर आपको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंडर गवर्न होना है तो, ठीक है। तो पहला इज एंटरप्राइज एंड द सेकंड इज हजार्डस एक्टिविटी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। देयर आर नो एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। द क्वांटम ऑफ डैमेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। While strict liability is applicable to persons, absolute liability is applicable to enterprise। ये हमने सेकंड स्लाइड में कवर किया था। आगे चलते भाई अब वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सबने सुना होगा, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। द रिलेशनशिप इंक्लूड्स द पावर टू डायरेक्ट द सर्वेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्यूटीज of his or her employment and to control the acts that no injury is done to the third person, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आपके सबॉर्डिनेट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा उसके एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ में आपका डायरेक्ट रोल होना चाहिए, ठीक है। एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर एन एम्प्लॉयज टॉर्चरस एक्ट अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर्स बिजनेस, ठीक है। जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इफ अ नेग्लिजेंट एक्ट इज कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय एक्टिंग विद इन द जनरल स्कोप ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ड्राइवर ऑफ अ गैसोलीन डिलीवरी ट्रक runs a red light on the way to a gas station and strikes another car causing injury, the gasoline delivery company will be responsible for the damage if the driver is found to be negligent, ठीक है। तो ऐसे में वाइकेरियस लाइबिलिटी जो कंपनी है उस पर लगेगी क्योंकि उसका डायरेक्ट कंट्रोल था ड्राइवर, ठीक है। तो ये था वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है पाँच पार्ट्स में, ठीक है। सारे पार्ट्स देख लेना, अगर नहीं देखे हैं तो बेसिक चीज़ें हैं एकदम, ठीक है। उसके अलावा अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ये चैनल, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।